Okay, let's look at this one now. An AC generator with E0 to 120 volts and operating at 400 hertz, frequency 400 hertz, angular frequency नहीं, causes oscillations in LCR circuit. Oscillations, current oscillate करती हैं, voltage oscillate करती हैं, वही oscillations. Having R जो है वो 220 ohms है, L 150 millihenry, C 24 microfarad. XC निकालना है, दैट्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंपेडेंस निकालना है Z एंड I0 देखना है किसके बराबर है, करंट एम्पलीट्यूड. फिर जाके आप कुछ कर रहे हैं विद द सर्किट, आपको एक और कैपेसिटर, a second capacitor of the same capacitance is then connected in series with the other components. Okay, with the other components. Determine whether the values of XC, Z or I0 increase, decrease or remain the same. So हमारे पास सर्किट as usual, resistance, इंडक्टर, कैपेसिटर ये लगे हुए हैं विद एन एसी जनरेटर. E equal to E0 साइन ऑफ ओमेगा dt, करंट मे बी I, रेजिस्टेंस R, इंडक्टर L, कैपेसिटेंस C. चलिए विद दीज वैल्यूज, गिवन वैल्यूज XC, Z और I0 हमने निकालना है पहले. So I'll first find out XC, part A. XC हमें पता है is 1 by C ओमेगा D. ओके, 1 by C ओमेगा D. अब हमें ओमेगा D नहीं दिया हुआ, हमें FD दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी. सो इजी कन्वर्जन, सो 1 divided by C into 2 pi FD. ओके, 2 pi FD. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. सो 1 divided by C जो है वो 24 माइक्रोफैरड है. सो 24 into 10 to the power minus 6 माइक्रो को कन्वर्ट करके, then 2 pi जो है that's 3.14 into FD जो है that's given 400. okay, ये 400 hertz. Now ये जो है I have already worked that out, 16.59 ohms के बराबर आता है. 16.59 ohms या approximately 16.6 ohms. so ये XC है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. पार्ट बी, इंपेडेंस. इंपेडेंस Z हमने निकालना है. अब Z का वैल्यू जो है उसमें XL भी आता है, तो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट XL. तो XL जो है वो हमें पता है इज 1 by L ओमेगा D या फिर 1 by L into 2 pi FD. अब ओमेगा तो नहीं है, FD है, सो 2 pi FD. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें. 1 डिवाइडेड बाय L जो है 150 मिली हेनरी. 150 milli is 10 to the power minus 3. 2 pi 3.14 or FD 400. So this again I have already worked out. ये चीज आती है, XL is 376.8. 376.8 ohms. XL. इसी के साथ में यहीं पर इंपेडेंस X नहीं, रिएक्टेंस X. ओके, इन दो की मिला के अपोजिशन, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस का मिला के ना X जो है वो हमें पता है इज मॉडुलस ऑफ XC माइनस XL. तो XC और XL के वैल्यूज हमें पता है 16.59 और 376.8 एंड दिस इज इक्वल टू, डायरेक्टली वैल्यू लिखेंगे, X जो है that comes out to be 360.21 ohms. ओके, चलो अब इंपेडेंस पे आते हैं जो असल में हमें निकालना है. फाइंड द इंपेडेंस Z. अब Z जो है that's under root of R squared plus X squared, या आप चाहें तो XC minus XL whole squared लिख सकते हैं. X is XC minus XL whole squared. सो R का वैल्यू दिया हुआ है वो 220 होल स्क्वायर प्लस X का वैल्यू आपने यहां पर निकाल दिया 360.21 होल स्क्वायर. सो मैं डायरेक्टली अब फाइनल वैल्यू लिखूंगा. Z comes out to be 422.08 ohms, या सिंपली 422 approximately. तो इजी आ गया. द पार्ट, नेक्स्ट पार्ट जो है दैट टेल्स यू टू फाइंड आउट करंट एम्पलीट्यूड.
करंट एम्पलीट्यूड अब हमने निकालना है, पार्ट सी। करंट एम्पलीट्यूड हमें पता है इज E0 डिवाइडेड बाई जी। E0 जो है वो दिया हुआ है 220 वोल्ट्स के बराबर है, 220 वोल्ट्स डिवाइडेड बाई जी जो है वो हमने देखा है 422.08 ohms. This comes out to be 0.52 amps, 0.52 amps या फिर 520 मिली एम्प्स, ये करंट एम्पलीट्यूड। ओके, करंट एम्पलीट्यूड। ओके, अब आप सर्किट में कुछ चेंज कर रहे हैं। सर्किट में आप और एक कैपेसिटर लगा रहे हैं इन सीरीज विद द अदर कंपोनेंट्स हैविंग सेम कैपेसिटेंस C। तो दैट वुड मीन अब सर्किट में C इक्विवेलेंट जो है वो C डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है, हाफ ऑफ C। दो इक्वल कैपेसिटेंसेस इन सीरीज, तो C डिवाइडेड बाई 2 इक्विवेलेंट। R को आपने चेंज नहीं किया, L को आपने चेंज नहीं किया, रिमेंबर L को चेंज नहीं किया, ना ही ओमेगा D को चेंज किया। यहां से आप फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी वही है 400 हर्ट्ज। सो L और ओमेगा D अगर चेंज नहीं हो रहे हैं तो XL भी चेंज नहीं होगा। L और ओमेगा D सेम है तो XL भी सेम रहेगा, लेकिन C आप चेंज कर रहे हैं। अब C चेंज करने की वजह से XC चेंज होगा। रिमेंबर XC जो है दैट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। अब ओमेगा D तो सेम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, तो वो हम यहां पर लिखते हैं पार्ट D। अब XC जो है दैट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। अब ओमेगा D तो चेंज नहीं हो रहा, सो XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। अब C का क्या हो रहा है, C जो है दैट बिकम्स हाफ। अगर C हाफ बन रहा है तो XC डबल होगा। ओके, सो दिस इंप्लाइज नया वैल्यू जो XC का है, XC प्राइम में उसके लिए लिखूंगा, इज ट्वाइस XC। C हाफ हुआ, XC डबल होगा, इज ट्वाइस XC। सो दिस इंप्लाइज XC प्राइम इज इक्वल टू, अब ट्वाइस XC जो है, ओरिजिनल XC इज 16.59 which is so नया XC जो है दैट्स 13.18। सो ऑब्वियसली XC जो है वो इंक्रीज हो गया। अब C हाफ हो गया, XC डबल हो गया, सो XC इंक्रीजेस। ओके, XC इंक्रीजेस। अब XC के साथ साथ Z का हमें बताना है कि क्या होगा। ओके, Z का हमें बताना है क्या होगा। अब Z जो है यहां पर हमें पता है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। R तो चेंज नहीं हुआ, X चेंज होगा। X जो है वो मॉडुलस ऑफ XC माइनस XL है। X का देखते हैं क्या होगा। X is modulus of XC minus XL। अब यहां पर हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि XC अगर डबल हो गया तो X का क्या होगा। हमारी इनिशियल रिएक्शन जो है स्टूडेंट्स की, शायद इनिशियल रिएक्शन जो होगी वो ये होगी कि XC डबल हो गया तो X इंक्रीज होना चाहिए। नहीं, एक्चुअली इट विल डिपेंड कि ओरिजिनल वैल्यूज क्या है, उसके हिसाब से X का क्या होगा वो डिसाइड होगा। लेट्स सपोज यहां पर देख लेते हैं, अगर XC का ओरिजिनल वैल्यू जो है वो 100 ohms है और XL का 50 ohms है, तो X जो होगा दैट इज मॉडुलस ऑफ XC माइनस XL। सो 100 माइनस 50 इज जस्ट 50, तो इंपेडेंस इज 50। अब जब XC जो है डबल होगा तो नया वैल्यू क्या होगा, वो होगा XC प्राइम माइनस XL, तो सेम रहा। अब XC प्राइम डबल है, 100 डबल इज 200, 200 माइनस 50 इज 150 ohms। तो यू कैन सी इंपेडेंस रिएक्टेंस जो है X जो है वो इंक्रीज हो गया। अब X अगर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली Z भी इंक्रीज होगा, बीच में प्लस साइन है, X इंक्रीज होगा तो Z भी इंक्रीज होगा। लेकिन ख्याल रखना है, अगर ओरिजिनल वैल्यूज जो हैं XC जो है सपोज दैट्स इक्वल टू से 10 ohms और XL जो है दैट्स इक्वल टू से सेम 50 ohms।
अब x किसके बराबर होगा? टोटल रिएक्टेंस मॉडुलस ऑफ xc माइनस xl 10 माइनस 40 10 माइनस 50 इज माइनस 40। अब मॉडुलस है तो सिर्फ 40 ओम्स, ये ओरिजिनल x होगा। अब नया x क्या होगा? xc को डबल करके xc प्राइम माइनस xl। अब xc प्राइम डबल हुआ, 10 था डबल होके 20 बन गया, 20 माइनस 50 इज माइनस 30। मॉडुलस लेकिन है तो सिंपली 30 ओम्स। तो यू कैन सी डिक्रीज हो गया है, x डिक्रीज हो। x अगर डिक्रीज होगा तो z भी डिक्रीज होगा। तो आप देखें कि ये ओरिजिनल वैल्यूज पे डिपेंड कर लेगा। xc जो है, ये xc जो है वो डबल होने की वजह से z का क्या होगा? दैट विल डिपेंड ऑन द ओरिजिनल वैल्यूज ऑफ xc एंड xl। कभी वो इंक्रीज हो सकता है, कभी वो डिक्रीज हो सकता है, कभी वो डिक्रीज होकर फिर जीरो भी बन सकता है। लेट्स सपोज यहां पर xc जो 25 होता तो 25 माइनस 50 वुड बी माइनस 25, तो मॉडुलस सिर्फ 25, लेकिन 25 का डबल वुड हैव बीन 50, 50 माइनस 50 वुड हैव बीन 0। ओके, सो डिक्रीज होके 0 भी बन सकता है। सो अब x का क्या होगा? दैट विल डिपेंड ऑन द ओरिजिनल वैल्यूज ऑफ xc एंड xl। तो यहां पर हमें एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूट नंबर्स करने होंगे, फिर जाके हमें पता चलेगा कि x का क्या हो रहा है। सो वो मैं आप कर लूंगा। सो नया वैल्यू so this implies x prime is equal to modulus of xc prime, that is 33.18 minus xl जो है, xl हमने यहां निकाला है, xl is 376.8। वो तो पहले ही है, वो तो उसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। so this implies x prime is equal to 43.6 ohms। तो यू कैन सी नया रिएक्टेंस जो है, नया रिएक्टेंस का वैल्यू जो है वो ओरिजिनल रिएक्टेंस के वैल्यू से कम हुआ है। ओरिजिनली 360 था, अब 343 है, तो कम हुआ है। तो x अगर कम हुआ तो ऑब्वियसली z भी कम होगा। तो therefore z प्राइम, नया वैल्यू जो z का है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर्ड प्लस x प्राइम स्क्वायर्ड। अब क्वेश्चन तो हमें सिर्फ कह रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि सेम रह रहा है। सो वी कैन से x अगर डिक्रीज हुआ तो z भी डिक्रीज होगा। लेकिन लेट्स फाइंड आउट दैट वैल्यू ऑफ z। तो z विल बी, r का वैल्यू वही 220, x प्राइम का ये नया वैल्यू, तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिखूंगा 408 ओम्स के बराबर आ रहा है ये, 408 ohms। Z prime is 408 ohms। Originally क्या था? 422, अब 408 है। So clearly this is less than Z, the original Z, 422। So Z जो है वो डिक्रीज हुआ है। Okay? Z जो है डिक्रीज हुआ। अब F जो है I0 प्राइम नया जो होगा वो हमें पता है E0 डिवाइडेड बाई Z प्राइम। अब Z डिक्रीज हुआ है, Z डिक्रीज हुआ है, तो I0 जो है वो इंक्रीज होगा। दिस वन आई लीव फॉर यू, I0 का वैल्यू निकालना। तो वैसे भी क्वेश्चन हमें वैल्यू निकालने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन आप लोग निकालिएगा। Z डिक्रीज होगा तो I0 जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, करंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज। सो दूसरा कैपेसिटर लगाने की वजह से विद दीज नंबर्स, रिमेंबर देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, ये कोई जनरल रूल नहीं है, देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि डिफरेंट रिजल्ट भी आ सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर नंबर से क्या हो रहा है, एडिशनल सी अगर आप सीरीज में लगा देंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो डबल हो रही है। ओके, और इंपेडेंस जो है वो डिक्रीज हो रही है, और करंट जो है वो इंक्रीज हो रही है। ओके, इंपेडेंस डिक्रीज होने से करंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। चलिए।